गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण हम पढ़ेंगे। पौधे और जंतुओं का संरक्षण करने के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और पौधों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो हमने देखा कक्षा 7वीं में हमने देखा था कि वनों का भ्रमण करने के लिए जाते हैं जो प्रोफेसर अहमद होता है, वो टिप्पू के साथ वन में भ्रमण करने के लिए बच्चों को ले जाते हैं। वहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के अनुभवों को बांटते हैं, अलग अलग प्रकार के बातों को, अभ्यारण्यों और उद्यानों के बारे में हम देखते हैं। इसी प्रकार से आज हम इस कक्षा में भी देखेंगे कि अभ्यारण्य और उद्यान क्या क्या होते हैं और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और अलग अलग बाग, संरक्षित क्षेत्र और इस प्रकार से हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोक छाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम देखा और इन बारे में हम जानते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो होते हैं जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पौधों को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और क्या क्या युक्तियाँ अपनाई जाती हैं। इसी प्रकार से जंतुओं को बचाने के लिए भी बहुत सारे अभ्यारण्य बनाए गए हैं और बहुत सारी युक्तियाँ अपनाई गई है। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले क्या है, वनोन्मूलन एवं उसके कारण। जो वन होते हैं उसका उन्मूलन और उसके कारणों के बारे में। तो अपना मेन जो मकसद होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, वो हम क्या पढ़ेंगे, पौधे एवं जंतुओं के बारे में और उसका संरक्षण करने के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो होता है वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के परिणाम और वन्य प्राणियों का संरक्षण, इस प्रकार से जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वनोन्मूलन के कारण सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वन होते हैं उनका उन्मूलन, वनों का खत्म होना, वनों का समाप्त होना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले वनोन्मूलन, उसके कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। जो मनुष्य जाति है वो वहाँ धरती पर, पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं पौधे और जंतु। और इसी प्रकार से आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मतलब क्या होता है, वन का धीरे धीरे विनाश होते जा रहा है। तो उसके क्या क्या कारण हैं, तो यहाँ पर हमारे कारण दे रखे हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करते हैं, तो कृषि करने के लिए लोग क्या करते हैं, वनों को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं और घर एवं कारखानों का निर्माण करते हैं। घर बनाने के लिए पौधों को, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको काट देते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए और ईंधन, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए इसका उन्मूलन का कारण है। और दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारक होता है। इसी प्रकार से वन का उन्मूलन हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वनोन्मूलन के परिणाम। जो वन समाप्त होते जा रहे हैं तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, वो हम देखेंगे। यहाँ पर वनोन्मूलन से क्या होता है, पृथ्वी पर ताप, प्रदूषण के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका स्तर बढ़ता जाता है और हमें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और भूमि जल स्तर, मतलब जो जमीन के अंदर निकलने वाला जल होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन क्या होता है, प्रभावित होता है। इस प्रकार से इसका परिणाम होता है वनोन्मूलन से वर्षा और भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी आ गई है और अतिरिक्त बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाएं भी उत्पन्न होती जा रही है। और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होती जा रही है और कम
कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आना, जिसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, क्योंकि जो वन होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी का जो वातावरण का जो प्राकृतिक प्रक्रम चलता है वो बिगड़ता जा रहा है और सूखा भी पड़ता है। वनों के कारण क्या होती है, वर्षा होती है तो वर्षा दर भी कम हो जाती है और इसी प्रकार से वनों की जो भूमि की जो अपनी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी का कटाव भी होता जा रहा है। इसी वजह से मरुस्थलीकरण में परिवर्तन होता जा रहा है जो हमारी पृथ्वी है। और जो पृथ्वी की वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी या मृदा की जल धारण क्षमता भी कम होती जा रही है। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होते हैं, वनोन्मूलन के परिणाम हमको नजर आने लगे हैं। पृथ्वी पर प्रदूषण भी फैलता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये होते हैं वनोन्मूलन के परिणाम। अब हमारा अगला टॉपिक है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन और वन में जो प्राणी होते हैं उसका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, किस प्रकार से उसको हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस प्रकार से इनका निर्माण करके हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। वनों को बचाने के लिए क्या करते हैं, प्राणी जात और वनस्पति जात उसको अलग अलग आवास और संरक्षित क्षेत्र क्या किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। और बहुत ऐसे प्रकार के जैसे वृक्षारोपण करेंगे, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, इस प्रकार से खाल प्राप्त करने के लिए वनों क्या करते हैं हम, वनों से जो हमें जो पेड़ पौधे उसकी कटाई कर देते हैं। तो उसको बचाने के लिए कई प्रकार की विधियां, संरक्षण हेतु नियम, सरकारी सुरक्षा, इस प्रकार से अभ्यारण्य, वन्य जंतु, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र बनाए गए हैं। उसमें क्या करते हैं हम, उसका संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये इसमें दे रखा है और इस टॉपिक में दे रखा है कि वन्य जात संरक्षण करने के लिए क्या किया जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य को उसमें क्या करते हैं, वहाँ जिस क्षेत्र में आवास किसी भी प्रकार से विशेष सुरक्षित रहते हैं वो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएंगे। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या करेंगे, वन्य जंतुओं को आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक रूप से वो संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, वहाँ पर वन्य जीवन और पौधे और जंतु संसाधन और उसके आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र है। तो जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र क्या होता है, संरक्षण के उद्देश्य मतलब जीवों की विविधता के उद्देश्यों में से उसकी विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। वहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं जैव विविधता का अर्थ होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उनकी अन्य प्रजातियां भी होती है। किसी भी प्रकार का जैव आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता और उसकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस विविधता के अंतर्गत जैव संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। जैसे पंचमढ़ी का हम उदाहरण लेते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी भी एक राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। वहाँ पर जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पौधे एवं जीव जंतु। जो पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पौधों को क्या बोलेंगे हम,
अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो वहाँ पर क्या देखेंगे कि लंबे लंबे सागौन और टीक के वृक्ष और वन्य प्राणियों को देखा, और वहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे चित्र हमें प्राणियों के दिखाई देते हैं। ये प्राणी, ये इस प्रकार से पौधे होते हैं। तो जीव जंतु और पौधों के लिए अलग अलग संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो जीव जंतुओं को क्या बोलेंगे? प्राणी जात, और पेड़ पौधों को हम क्या बोलेंगे? वनस्पति जात। तो इसके भी विशेष प्रकार के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीव जंतुओं के अलग उदाहरण और पेड़ पौधों के अलग उदाहरण। अब अगला हमारा टॉपिक है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष प्रकार के विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की प्रजाति हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है इस प्रकार से, जंगली आम दिखा रखा है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं, मतलब विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं? तो पौधे जंतुओं की वह जाति जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय जाति कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, मतलब विशेष रूप से किसी एक ही निश्चित स्थान में ही पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र या अथवा किसी विशेष देश या विशेष क्षेत्र भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब जो एक निश्चित स्थान पर ही पाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक जंतु है, इसे विशाल गिलहरी कहा जाता है। तो ये है एक विशेष प्रजाति की गिलहरी। बहुत ऐसी जनजाति विशेष क्षेत्र जो जनजाति होती है उसको बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। वो हर स्थान पर या कहीं प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलेगी। अब हम देखेंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं, जैसे पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। पंचमढ़ी के बारे में हम सुना है कि पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। यहाँ पर हम देखेंगे कि विशेष ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणी या जंतु सुरक्षित या संरक्षित क्षेत्र होते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहा जाता है। वहाँ पर क्या होता है? प्राणियों और जंतुओं को मारना, शिकार करना, पकड़ना पूर्णतः बंधित या दंडनीय अपराध माना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण संकटपन्न जो वन्य जीव होते हैं, जैसे काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख। इस प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं वो एक समाप्त होने मतलब संकट के स्थान पर हम उसको देख सकते हैं। मतलब संकट में है वो जीव जंतु जो समाप्त होने वाले हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी होता है। तो उसे हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। उनको बचाने के लिए उस अभ्यारण्य में रखते हैं जहाँ पर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। यहाँ पर देखो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी में ही है। यहाँ पर एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है और यह पर्यावरण के संपूर्ण संकटों और संगठनों और संरक्षण करने के लिए पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात और दृश्य भूमि और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की सागौन इस वन में मिलती है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास की भी स्थित है। यहाँ पर वनों और मनुष्यों की गतिविधियाँ भी और भ्रमण के लिए भी लोग वहाँ पर आते हैं और आदि मानव के जीवन यापन के बारे में भी वहाँ पर पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में पेंटिंग, कलाकृतियाँ
और भी मिलती है। और पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। इसी प्रकार से जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। यह पंचमढ़ी और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बातें यहाँ पर बताई गई है। अब हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में भी इसे देखेंगे कि टाइगर जो प्रोजेक्ट होता है, टाइगर और बाघ को बचाने के लिए एक परियोजना परियोजना को लागू किया गया है। इसमें क्या होता है कि अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना होता है। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से उसे जाना जाता है। बाघ उन जाति में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघ जो है क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जा रही है और उसको वो संकट की स्थिति में है, उसको बचाना बहुत जरूरी होता है। तो परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना लागू की गई है। तो जो जीव जंतु समाप्त होने वाले होते हैं, जिनकी जीवन यापन करने की स्थिति समाप्त होने वाली, उसे हम संकटापन्न जंतु कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो होते हैं जंतु धीरे धीरे क्या होते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो डायनासोर एक जीव था वो यहाँ पर लाखों वर्ष पूर्व क्या हो गया, विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों की प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संकटापन्न जंतु। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है अपना रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है कि रेड डाटा पुस्तक में जिसमें सभी संकट के समय में संकटापन्न जंतु या संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसमें जंतु भी आएंगे, उसमें पौधे भी आएंगे और अन्य जातियां भी आएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अलग अलग रेड डाटा पुस्तक में उनके नाम नोट करके रखेंगे कि ये जंतु समाप्त होने वाले होते हैं। हमारी पुस्तक में यहाँ पर उसकी वेबसाइट भी दे रखी है, तो बच्चों यहाँ पर मोबाइल में उस वेबसाइट को देख भी सकते हैं कि कौन से जीव जंतु समाप्त होने वाले होते हैं। अगला जो होता है अपना टॉपिक प्रवास के बारे में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं। हमने पढ़ा था कक्षा 7 में कि अनुकूलन, वायुमंडल परिवर्तन के कारण वायु के परिवर्तन और उसके जो अनुकूलन के अनुसार जो जीव जंतु होते हैं अपने प्रवास के लिए अलग अलग स्थानों में निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रवासी पक्षी। तो यहाँ पर हम जो प्रवासी पक्षी होते हैं उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वह हर साल उसी समय में ही प्रवास करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए थे। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं और अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उसके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह उस स्थान से औसत जीवन यापन के लिए अनुकूलन नहीं होता है। तो जहाँ पर उसको अनुकूलित लगे वहाँ पर वो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हुए आ जाते हैं। उससे क्या बोलेंगे, प्रवासी पक्षी या प्रवास करने वाले पक्षी। अब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कागज का पुनः चक्रण। सभी के पास अपनी किताब है, पुस्तक है, कॉपी है, नोटबुक है, तो हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसमें लिखते हैं उसका पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, वो हम उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक कागज उपयोग के लिए 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है और कोई छात्र दिन में मात्र
मात्र एक कागज ही बचत करता है, तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। जो कागज होते हैं वो वृक्षों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो उन कागजों की हमें क्या करना है, बचत करना है और उसका पुनःचक्रण करना है। इसी प्रकार से हम वृक्षों को बचा सकते हैं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। अब कागज उत्पादन के उपयोग से आने वाले हानिकारक रसायनों में भी इस प्रकार से कमी आ जाएगी और हम उसका पुनःचक्रण कर सकते हैं। अपना लास्ट जो टॉपिक है पुनः वन रोपण, उसका पुनः रोपण हम कैसे कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेड़ पौधे हमारे स्थानों पर जहाँ पर लगे होते पहले बहुत सारे पौधे थे, उनके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा कुछ पौधे लगा सकते हैं। जो वन काटे गए वहाँ पर और पौधे लगा सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं और उसको हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, ताकि हम पौधों को और वनों को फिर से उत्पन्न कर सकें, ताकि हमारे पृथ्वी पर बारिश वर्षा जो होती है फिर से अपनी रेगुलर जो होती बारिश में काम आ सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वनों का पुनर्रोपण कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, तो हम अगली पीढ़ी के लिए हम हरी संपदा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि अपनी प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वनों का पुनर्रोपण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पौधे जंतुओं का संरक्षण के बारे में ही पढ़ा। आप और अधिक विस्तार से रूप से अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं और उसके